नमस्ते। आज हम लोग आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी की जो स्वच्छंदतावादी चेतना है, अपने 10वें सप्ताह के 47 व्याख्यान में इस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संसार, उनके जो रचनाओं का एक बड़ा वैविध्य क्षेत्र है, उस पर बात करते हुए आज उनके स्वच्छंदतावादी जो चेतना है, कैसे उनके कविताओं का मुख्य विषय और किस प्रकार उन्होंने अपनी कविता में जो राष्ट्रीयता है, उस राष्ट्रीयता के द्वारा एक कहा जाए कि नैतिक भावना, नैतिक चयन, एक सामाजिक सुधार, उपदेश, एक इच्छा शक्ति, तमाम उन्होंने अपने कविताओं का विषय बनाया। और वे रूढ़ियों को अस्वीकार भी करते हैं। मतलब एक सामाजिक जो सुधार की पूरी परिकल्पना है, उसमें रूढ़ियों का सुधार, और वह सुधार खुद वे स्वीकार भी करते हैं कि मैं सामाजिक या जो धार्मिक रूढ़ियां हैं, उसे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता। पुष्प की अभिलाषा की जो पंक्तियां हैं, उसमें भी उन्होंने जो स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त की है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं। अर्थात यह जो पंक्तियां हैं, यह पंक्तियां उस राज सत्ता या जो धर्म सत्ता है, और एक जो आत्मसम्मान और एक व्यक्तिगत जो नैतिक चयन की स्वतंत्रता है, उसको भी लेकर वे बड़ा सजग दिखते हैं। और जब ये कविताओं में आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो वहां जो मूल अधिकार है, जहां आत्म चेतना को महत्व देते हैं, और उस बलिदान में एक आत्मसमर्पण और जो व्यक्तिवाद और पलायनवाद की जो एक कहा जा सकता है कि उनका जो व्यक्तिवाद है वो पलायनवाद नहीं है, बल्कि एक संघर्षरत बलिदान के लिए तत्पर और नैतिक रूप से दृढ़ आत्म सत्ता है। वहां वे राष्ट्रीय जो कल्याण है उसको केंद्र में रखते हैं। मतलब उनकी कविताओं का जो मूल संदेश वो राष्ट्रीयता है, और भारतीय और समष्टिवादी जो चेतना का आयाम है, उसको एक केंद्र में रखते हैं। उनके यहाँ हृदय तत्व की प्रधानता है, जहां बुद्धि और तर्क को गौण मानकर उन्हें हृदय और भावना जो अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन है, उसको प्रमुख मानते हैं।
वेदना और करुणा का जो उदात्तीकरण है, वो राष्ट्रीय संघर्ष की एक चेतनता है, उसको भी वे बड़ा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के संदर्भ में दिखाते हैं। जो जेल की कड़ी यातना है, उसमें जो सामान्य जनजीवन है, वो कैसे जनजीवन का एक अपना विशेष महत्व है, उस पर भी वो बात करते हैं। और उनकी कविताओं की जो गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति है, जब वे कविता में उतरते हैं तो मानो लगता है कि वे सामाजिक जो चेतनता है उसको साथ लेकर उपस्थित होते हैं और कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूट गया। यहां एक कवि की जो पीड़ा है, वह कोयल के माध्यम से कहते हैं, और समस्त जो यातना है, उस समस्त राष्ट्र की वेदना से जोड़कर उसको एक मार्मिक जो भावनात्मक परिदृश्य है, उसको उपस्थित करते हैं। एक स्वच्छंदतावादी जो करुणा का उत्कृष्ट उदाहरण है, वो अभी हम देख सकते हैं। प्रकृति का जो मानवीकरण और कल्पना की एकात्म विस्तारणी जो शक्ति है, कि प्रकृति के साथ मानव का जो आत्मिक संबंध है, किस प्रकार उसे मानवीय जो भावनाएं हैं उसके वाहक के रूप में देखते हैं। एक प्रकृति का जो सचेतन और संवेदनशील चित्रण है, वह भी हम लोग के सम्मुख उपस्थित होता है। अपनी कविताओं में एक जो संदेश वाहक की स्थिति होती है, वह कैदी और कोकिला में कोयल केवल पक्षी नहीं है, बल्कि कवि का जो एकाकीपन है उसका एक साथी भी है। जेल के अंधकार में जीवन और क्रांति की चेतना का संचार करती है। वह ब्रिटिश शासन के अन्याय पर कवि के साथ दुखी होते हैं तो कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोयल से एक जो दावा नल है, जो जंगल की आग है, उसके बारे में जानना, देखना, पूछना, यह दर्शाता है कि कवि प्रकृति को, संघर्ष की पीड़ा को महसूस करने वाला एक सचेतन प्राणी के रूप में, और एक मानवीकरण का भी स्वरूप है। प्रकृति में मातृभूमि का जो सौंदर्य की बात है, उनके जो संग्रह हैं, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, प्रकृति के विराट और उदात्त सौंदर्य के प्रति एक रूप देखने को मिलता है। और जब वो मातृभूमि की गरिमा, पवित्रता, उसकी अविनाशी शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति साथ साथ चलती हो, सहचरी के रूप में। और जो कल्पना की उड़ान और जो यथार्थ का रूपांतरण है, वह कल्पना का के सहारे एक जो स्थूल यथार्थ है, जो सीमाओं को तोड़कर एक आदर्श सौंदर्य दृष्टि है, उसका भी उपयोग वे कविताओं में क्रांतिकारी सौंदर्य के रूप में करते हैं।
जंजीरों का गहना उन्होंने कारागार, जंजीर, फांसी जैसे क्रूर राजनीतिक यथार्थ जो थे उनको भी कल्पना के बल पर गौरव, आभूषण और पवित्रता में बदल दिया है। जंजीरों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, क्या देखती न सकती जंजीरों का गहना। लोहे की बेड़ियों को उन्होंने गहना, आभूषण मान लेने का यह कृत्य यथार्थ से परे जाकर संघर्ष के सौंदर्य की स्थापना की है। और यह स्वच्छंदतावादी सौंदर्य बोध ही उन्हें पीड़ा में आनंद और गौरव खोजने की शक्ति देता है, जो उनको निराशा से बचाता है। रहस्यवाद और स्वच्छंद छंद विधान, अगर इस पर हम बात करें तो कवि ने एक अज्ञात या जो असीम सत्ता है उसका जो भावनात्मक आत्मिक रूप है उसे वे जब विरह और असीम सत्ता से जोड़कर देखने की बात करते हैं तो एक रहस्यवाद कह सकते हैं। और महादेवी वर्मा ने जैसा करुणा प्रधान तो नहीं है इनके यहाँ, लेकिन संघर्ष के बीच जो आत्मिक शांति और असीम सत्ता से एकाकार होने की आकांक्षा से भरा है, वह अज्ञात प्रियतम का समर्पण उनकी कई कविताओं में अज्ञात प्रियतम के प्रति कोमल समर्पण का भाव मिलता है। और यह प्रियतम ईश्वर, राष्ट्र या जो शाश्वत आदर्श है उसका भी प्रतीक है। यह समर्पण उनके राष्ट्रीय ओज को एक आंतरिक माधुर्य भी प्रदान करता है। बलिदान को ईश्वरीय अनुष्ठान में बना देते हैं और जो आध्यात्मिक विस्मय और जिज्ञासा है, जो एक रहस्यवादी चेतना कवि को केवल एक क्षणिक या स्थूल राजनीतिक यथार्थ तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें जीवन, मृत्यु, अतीत, भविष्य की जो अनिश्चितता है वहां भी एक अलग शाश्वत सूत्र खोजने के लिए प्रेरित भी करते हैं। स्वच्छंद छंद विधान और जो शिल्पगत नवीनता है, इन्होंने काव्य शिल्प में बंधनों से जो मुक्ति है उस पर जोर दिया है। उनका मानना है कि मुक्त आत्मा को मुक्त अभिव्यक्ति चाहिए। चतुर्वेदी जी ने इसे अपनी प्रवृत्ति भी बनाया है और जो अतुकांत लोक लयों का प्रयोग है वह द्विवेदी युग के पारंपरिक जो छंद जो कवित सवैया का प्रयोग करते हैं, तो अतुकांत छंद, मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है उन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोक छंद और बुंदेली खंडी लोक लयों का समावेश भी देखने को मिलता है। सहजता और जो लोक सुलभता है, यह स्वच्छतावादी प्रयोग
चेतना की एक रूढ़िवादी जो विरोधी प्रकृति है उसको उन्होंने दिखाया है। शिल्पगत जो स्वतंत्रता है, उनकी कविता को सहज प्रभाव कह सकते हैं, जो एक मधुरता के साथ जो है लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, लोक को लोक मंगल के लिए समर्पित उनकी जो दृष्टि है, उन्हें उस शिल्प की जटिलता से दूर रखा है और सहज अभिव्यक्ति को सर्वोच्च माना है। अगर उनके हम स्वच्छंदतावादी जो चेतना है, अगर उसके प्रमुख जो तत्व हैं उनका अगर संश्लेषण करें तो देखेंगे कि जो व्यक्तिवादिता है, जहां मैं की प्रधानता, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत जो इच्छा शक्ति है, किस प्रकार वहां एक रूढ़िवाद को अस्वीकार कर उत्सर्ग का एक नैतिक चयन, स्वयं को एक भारतीय आत्मा कहना, और जो हृदय तत्व है वो किस प्रकार तर्क पर भावना की जीत, वेदना और करुणा का संचार, जो जेल की यातना कोयल के क्रंदन से वो जोड़ते हैं, एक मार्मिक भावनात्मक तादाद में भी जुड़ता है। प्रकृति प्रेम को लेकर देखें तो प्रकृति का एक सचेतन मानवीकृत रूप, आत्मिक साथी, कोयल का क्रांति का गुप्त संदेश बनना, प्रकृति का मातृभूमि गरिमा का प्रतीक होना, कल्पना यथार्थ से परे आदर्श जो सौंदर्य दृष्टि है, जो जंजीरों को गहना फांसी गौरव मानना, संघर्ष का एक अलग जो सौंदर्य बोध विकसित करते हैं, रहस्यवाद, अज्ञात सत्ता, असीम के प्रति जिज्ञासा, समर्पण, संघर्ष के बीच एक आध्यात्मिक स्थिरता की तलाश, बलिदान को पवित्र अनुष्ठान बनाना, जो बंधनों से मुक्ति, छंद विधान में सहजता, जो लोक छंद और बुंदेलखंडी लय का प्रयोग, सहज प्रभाव को प्राथमिकता देना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि विविध जो प्रयोग उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं, उसके स्वरूप भी अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब प्रकृति को लेकर एक जो मातृभूमि के प्रति उनकी कविताओं का भावबोध है, वह भी दिखाई देता है। और मार्मिक जो भावनात्मक है, किस प्रकार वे जनता से अपील करते हैं, अपनी कविताओं को देशभक्ति या जो समाज बोध जगाना है, जहां आत्मसम्मान, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, उससे भी वे जोड़ कर देखते हैं। और यहाँ पर एक जो मानवीकृत रूप है, जो क्रांति का संदेश है, वह भी हमें दिखाई देता है। जो यह क्रांति का संदेश है, आप देखेंगे तो उन्होंने मुक्त आत्मा को
मुक्त अभिव्यक्ति चाहिए। और जब ये कहते हैं ना, तो काव्य शिल्प में बंधनों से मुक्ति पर जोर देते हैं। और एक जो सहजता का भाव है, वह उनकी कविता का एक प्रमुख गुण कह सकते हैं। और जब वे आत्मिक शांति की बात करते हैं, सत्ता के एकाकार होने की बात करते हैं, जीवन मृत्यु है, अतीत है, भविष्य है, कल्पना की बात करते हैं, तो उनके कविताओं का जो वैविध्य है, वह वैविध्य बड़ा अलग प्रकार का दिखाई देता है। मतलब सहज प्रवाह और जो माधुर्य है, वो कैसे लोक मंगल, लोक कला से जुड़ता है और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा वो अपनी बात कह जाते हैं। और एक जो स्वच्छंदतावादी चेतना का स्वरूप है, वह स्वरूप भी प्रकृति प्रेम में दिखाई देता है। और यह जो प्रकृति प्रेम है, यह एक प्रकार का जो लोक छंद है, या जो उन्होंने बुंदेलखंडी लय का प्रयोग है, एक जो सहज प्रवाह है, वो उसके साथ साथ चलता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की स्वच्छंदतावादी चेतना, उनकी जो राष्ट्रीयता है, से अलग कोई साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन यह है कि उनकी राष्ट्रीय चेतना को गहराई और भावनात्मक तीव्रता अवश्य प्रदान करते हैं। और उन्होंने स्वच्छंदतावाद के सभी जो तत्व हैं, व्यक्तिवादिता, कल्पना, भावना की प्रधानता, और जो प्रकृति के मानवीकरण का स्वरूप है, जहाँ राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जोड़कर एक भारतीय काव्य शैली का वे निर्माण करते हैं। इसलिए उनकी जो कविताएं सिद्ध करती हैं कि उसमें जो सच्ची राष्ट्रीय चेतना केवल राजनीतिक नारों से नहीं है, बल्कि मानव हृदय की जो स्वतंत्रता, कल्पना की उड़ान, भावनाओं की जो सहज अभिव्यक्ति है, वो उसी से संभव है। और चतुर्वेदी जी की स्वच्छंदतावादी दृष्टि ने हिंदी साहित्य को कहें तो द्विवेदी युग की जड़ता से मुक्ति दिलाई और उसे छायावाद की भावनात्मक, लाक्षणिक और सृजनशील जो गहराई है, उसे प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा संक्रमणकालीन प्रयास था जिसने हिंदी काव्य को युग परिवर्तनकारी सर्जक के रूप में अमर कर दिया।
और उनका जो स्वच्छंदतावाद, जो भारतीय स्वाधीन संग्राम की एक आत्मिक और भावनात्मक नींव उन्होंने रखा, वह एक बड़ा ही दूरगामी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में या कविता के क्षेत्र में बड़ा उसका प्रभाव रहा। माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य की जो एक राष्ट्रीय चेतना का स्वर है, वह स्वर एक मानव हृदय की पुकार है। उसमें नारे नहीं है, कल्पना की उड़ान नहीं है, उसमें भावना है, भावनाओं की एक सहज अभिव्यक्ति है। इसलिए उन्होंने व्यक्ति, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, ऐसे भावबोध की कविताएं देखने को मिलती हैं जहां उन्होंने राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण पर ध्यान दिया। और उनकी कविताओं में जो एक राष्ट्रीय चेतना की गहराई है, उसकी जो एक भावनात्मक तीव्रता है, वह भी एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। कवि किस प्रकार समाज बदलना चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो कविता का मूल्यबोध है, वो मूल्यबोध भी बड़ा जीवंत है। कविताओं का एक जो परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, वह एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, चाहे पुष्प की अभिलाषा कविता हो, चाहे उनकी रचना हिमकिरीटनी हो, तमाम अपनी रचनाओं में वे उस राष्ट्रबोध की गहराई को लेकर उपस्थित होते हैं और उनके केंद्र में सिर्फ कविता कहना नहीं है, कविता के द्वारा किस प्रकार समाज बदल सकता है, बदला जा सकता है, वैसी रचनाएं वे करते हैं। युग के अनुरूप हैं वे, और इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं का जो मूल्यबोध है वो गहरा है। इसलिए मित्रों, अंत में कहा जा सकता है, आप लोगों ने बड़ा मन से इस व्याख्यान को सुना, तो कहा जा सकता है कि उनकी रचनाओं का मूल्य बड़ा है, उसकी व्यापकता बड़ी है, और यही किसी लेखक कवि को वह बड़ा बनाता है। कैसे समय के साथ क्या रचनाओं में कहना है,
यह सब हम देख सकते हैं। मित्रों, आप लोगों ने, मेरा मानना है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जब हम पुनर्पाठ उनकी रचनाओं का या उनका पुनर्मूल्यांकन करेंगे तो आपको लगेगा कितना एक महत्वपूर्ण कवि हम लोगों के ध्यान या अंतस चेतना में नहीं है, जिनको पढ़ा जाना चाहिए। खासकर नई पीढ़ी को, अपने उन रचनाकार को, जो रचनाकार किस प्रकार एक समाज में नया अलग जगा रहे थे। तो यह व्याख्यान, यह विषय आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी होगा, ऐसा मेरा सोचना मानना भी है। और आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद।